अमिताभ जी से क्लिप टिप्पणी लेता हूं, बाकी फिर आगे जाऊंगा। ये है वो आप जो कह रहे थे ना कि कैसे समझाया, ये है वो पूरी की पूरी क्लिप, बिल्कुल जो। सर मैं नरेश कुमार एक बहुत ही साधारण आदमी को समझ मैं एक प्राइवेट सेक्टर से मेडिकल होलसेल मार्केट में जॉब करता हूं। ये मेरी गुड़िया है, यूपीएससी करना चाहती है, पर आज का जो सिस्टम है बहुत गड़बड़ है, और मैं चाहता हूं उसको मजबूत करने के लिए राहुल जी सर जो भी नया कदम उठाना चाहे हम उसके साथ हैं। मगर आप एक बात बताइए। जी सर। अप्रोक्सीमेटली उन्होंने हमें बताया अप्रोक्सीमेटली 5 लाख। जी सर। 1 साल का। बिल्कुल सर। जी सर। 1 साल का। बिल्कुल। तो आप ये कैसे करेंगे? रियलिटी सच बताइए सर। वैसे तो मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बिग है, पर अगर जो मैंने मेरे दम से मेरा घर बनाया है, हो सकता है मैं उसको भी सेल कर दूं, पर मैं मेरा बेटी का सपना साकार करूंगा, ये मेरा दिल से। नहीं, मगर देखिए ये आपकी भावना है, ये आपके अंदर है। नहीं, ये जब से ये 10th क्लास में पढ़ती थी, तो जब से ही मैंने इसके सपने के साथ मैंने अपना सपना भी साकार करने के लिए सोचा है, और मैं चाहता हूं कि ये ईश्वर मेरा सपना पूरा करे। ईश्वर आपका सपना पूरा करे, ये हम सब चाहते हैं। जी सर। मगर सच्चाई ये है कि ये जो आप कर्ज लेके काम कर रहे हो, ये देश का काम है, ये आपका काम नहीं है। देश का काम अपने युवाओं को शिक्षित बनाने का है। आप क्या करना चाहते हैं? सर, माय नेम इज़ भावना महावर और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। जैसा कि 2026 में प्रीलिम्स एग्ज़ाम में हम सब ने देखा है कि किस तरह से लेंथी एग्ज़ाम बनाया गया है, जो एक यूजुअली स्टूडेंट के लिए बहुत टफ रहता है। प्लस वैकेंसीज होती है 1000 और फॉर्म्स आते हैं 15 लाख के आसपास। तो मेरा गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन है कि बाकी के स्टूडेंट्स का क्या होगा? 1000 वैकेंसीज में 1000 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी प्लान बी होना चाहिए, ये मेरी गवर्नमेंट से चाह। बट आज हमने रूल बनाया है, गवर्नमेंट से कोई सवाल नहीं होगा, पॉलिटिकल फंक्शन नहीं है। बट मैं आपसे सवाल करता हूं, आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। आपके पापा कुर्बानी देने जा रहे हैं, आपके अंदर क्या फीलिंग है? आप कैसे करोगी? डर लगता है? यस, पापा की मम्मी की दोनों की बहुत एक्सपेक्टेशंस है, और मैं पूरी जी जान लगाना चाहूँगी कि पापा मम्मी के साथ मेरा सपना पूरा हो, और मैं इसके लिए पूरी मेहनत करने को तैयार हूँ। बट डर लगता है आपको? कभी डर लगता है, क्योंकि ये जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, आज मैंने यूपीएससी का एग्जाम देखा। एक स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करता है तो एक पैटर्न होता है, एक सिलेबस होता है, उस हिसाब से प्रिपरेशन करता है। लेकिन अगर रिसेंटली उसका पैटर्न चेंज कर दिया जाए तो स्टूडेंट क्या करेगा? 50 to 56 पेजेस का पेपर होता है, जो 3 आवर्स में करना पॉसिबल नहीं होता है। वैसे ही वैकेंसीज लिमिटेड होती है, तो इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या करें फिर? सीट्स लिमिटेड है और पैटर्न इस टाइप के बनाए जा रहे हैं। इस फ्रॉड में स्टूडेंट्स कहाँ जाए? बाकी बचे स्टूडेंट्स का क्या होगा? इसको बदलना चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, ये जो प्राइवेटाइज्ड पैसे खींचने का सिस्टम है, 5 एग्जाम्स में आपकी फैमिली जैसी फैमिलीज 5 मिनिस्ट्री के बजट से ज्यादा पैसा देती हैं। इसको बदलना चाहिए। जी बिल्कुल बदलना चाहिए। यही हम सबका लक्ष्य है, आपका भी है, हमारा भी है, इनका भी है। आप कुछ कहना चाहती हैं? जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा नाम पार्वती महावर है। हर माँ बाप जब बच्चा पैदा होता है तब से हर माँ बाप सपना देखते हैं कि उसका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, उसके खुद के भविष्य के साथ साथ वो भी हमारी आर्थिक स्थिति को ठीक करेगा। लेकिन जो आजकल फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं तो उससे बहुत डर लगने लग गया है। कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बहुत से केस देखने को मिलते हैं। आज हमारे अंदर इतना डर है कि बच्चा डिप्रेशन में आके कुछ कर ना ले, तो रात को हम उठ के देखते हैं बच्चे को, मतलब इतनी कच्ची नींद में सोते हैं कि 2-3 बार तो जाके देखना ही है कि बच्चा ठीक तो है ना। तो हमारी तरह हर पेरेंट्स के अंदर ये डर बना हुआ है। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि ना वो हमारी बात को सुने
और जो भी समाधान हो उसे निकालें। अमिताभ सर, हम लोगों ने तो देखा था, हम सभी इस पे निगाह नजर लगाए हुए थे, और ये हर माँ बाप की यही समस्या है जो आज बेहतर एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, और ये फाइल खुलनी चाहिए थी, खोली गई है। बहुत अप्रोप्रिएट फाइल हम कह सकते हैं। राहुल गांधी जो लड़ाइयां लड़ते चले आ रहे हैं, पहले भी शिक्षा की लड़े, लेकिन जिस अंदाज में उनका प्रेजेंटेशन है, ये पूरा जो उन्होंने किया, ये एक अंदर तक ना केवल आपको झकझोरता है बल्कि बहुत आम शख्स तक पहुंचता है। इसीलिए भय है, इसलिए रोकने की कोशिश हो रही थी। अमिताभ सर। जाहिर है, शुक्रिया संजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में मुझे शामिल करने के लिए। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, और अभी मैं जोशी जी को सुन रहा था, उन्होंने इस मुद्दे की जो एक ऐतिहासिक प्रासंगिकता है, शिक्षा व्यवस्था और छात्रों को, युवाओं को जोड़ने की जो एक ऐतिहासिक प्रासंगिकता है, और कैसे ये मसला एक बड़े व्यापक जन आंदोलन में बदल सकता है, ये उन्होंने बताया। उन्होंने पाउलो फ्रेरे जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शास्त्री का जिक्र किया, और कोठारी आयोग का जिक्र किया। उन्होंने ये बताया कि कैसे गुजरात में ये आंदोलन हम सब जानते हैं शुरू हुआ था, और फिर कैसे बढ़ते बढ़ते वो जो है 74 का आंदोलन कैसे बिहार में फैला, और फिर अब्दुल गफूर की जो सरकार थी उसके खिलाफ गुस्सा भड़का, और कैसे फिर वो एक राष्ट्रीय मुहिम में बदल गया था इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ, और कैसे फिर इमरजेंसी लगी, कैसे क्या कुछ हुआ, ये हमने देखा, कैसे सत्ता परिवर्तन हुआ। तो इस विषय में, यानी जो एक शिक्षा का मुद्दा है और नौजवानों का जो एक आक्रोश है, असंतोष है, उसका मुद्दा है, ये अपने आप में इनका अन्योन्याश्रित संबंध है। और इसके बहाने, इसके जरिए जाहिर है कि किसी भी व्यवस्था के खिलाफ जो एक असंतोष है, वो एक ऐसी निर्णायक परिस्थिति तक ले जाया जा सकता है जहां की हम सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। आपको याद होगा जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की बात की थी। उन्होंने जो ये छात्रों का जो आक्रोश था, उनके भीतर जो असंतोष था व्यवस्था को लेकर के, जो कि मूल रूप से बहुत छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में जाकर के जब जैसे जैसे उसके अंदर चलते चले गए, उस गहरे बैठते गए, तो हमने देखा कि कैसे वो आंदोलन बढ़ा। राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक उसी नर्व को छू लिया। मैं कहूंगा कि वो जो एक लाइव वायर है उसको उन्होंने छू लिया, और ये उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी इस तरह की भूमिका के लिए फिलहाल सर्वोपयुक्त नेता हैं विपक्ष में, और वो ये काम बखूबी करते रहे हैं। ये हमने देखा है, जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी, जिसमें उन्होंने पूरे देश में लगभग 3-4 हजार किलोमीटर की यात्रा की और लोगों से जुड़े। इसका न सिर्फ एक सामाजिक सांस्कृतिक असर हुआ, बल्कि हमने देखा कि उसका राजनीतिक असर ऐसा हुआ कि उसमें कांग्रेस को दक्षिण भारत में लाभ मिला, और कर्नाटक में उनकी सरकार बनी, तेलंगाना में सरकार बनी, जो एक कहीं ना कहीं एक लोगों से जुड़ने का मसला होता है। तो युवाओं की जो ऊर्जा है, हमें याद है हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उस दौरान बहुत एक नारा गूंजता था, कम से कम उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में का मैं रहने वाला हूँ, लखनऊ का, तो वहां हमको ये नारा सुनाई देता था, छात्र युवा मजदूर किसान मिलकर बदले हिंदुस्तान। तो ये जो एक नारा होता था, तो इसमें छात्र और युवा दोनों आ जाते हैं, जो राहुल गांधी ने ये मुद्दा छेड़ा है, और कोटा से छेड़ने का शुरुआत करने का भी एक ऐतिहासिक संदर्भ है, जिसका जिक्र जोशी जी ने भी किया, कि वो जो एक देश की जो है कोचिंग कैपिटल है एक तरीके से। तो वहां पे जिस तरीके से छात्र पढ़ने जाते हैं, और ये राहुल गांधी का जो मसला है, दरअसल उन्होंने एक तरीके से जो हमारी सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था है, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली है, यानी जो सरकारी शिक्षा प्रणाली, जो सरकारी स्कूलों का, सरकारी इंस्टीट्यूशंस का जो हाल है, कहीं ना कहीं उसको भी उन्होंने छुआ है। क्योंकि अगर आपके सरकारी स्कूल इतने काबिल हो, इतने अच्छे हों, जहाँ के पढ़े हुए बच्चे अच्छे निकले, जहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था हो शिक्षा की कि वहाँ अच्छी तरह से पढ़े बच्चे, और वहां से निकल करके वो अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता पा सकें, तो इस तरह के प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, जो महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहां लाखों की फीस होती है, या प्राइवेट स्कूलों की जो जहां लाखों की फीस होती है, उनकी शायद जरूरत ना पड़े। लेकिन ये भी हमने देखा है कि पिछले 30-40 सालों में, बल्कि उससे भी पहले गिन लें, तो जिस तरह से जो सरकारी स्कूल होते थे उनको लगातार कमजोर बनाया गया सरकारों द्वारा, किसी एक सरकार का मसला नहीं है, लगातार कमजोर बनाया गया, और उसके बदले उसके सामने एक प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई, जो कि बहुत महंगी थी, और जो समाज के निचले तबके की पहुंच से तो बिल्कुल ही बाहर थी। आज भी दिल्ली मुंबई के या तमाम बड़े शहरों के, इवन छोटे शहरों में अब तो ये हो गया कि जो प्राइवेट स्कूल है, जो वो उनकी फीस जो है वो सरकारी स्कूलों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। वहां आपको एक तामझाम जरूर दिखता है, लेकिन पढ़ाई का स्तर क्या है क्या नहीं है, ये हम आज जिस तरह से देख रहे हैं, वो बहुत अपने आप में एक तकलीफ दे मसला है। और राहुल गांधी ने उसको जो छुआ है, तो मुझे लगता है ये एक
बहुत दूरगामी रणनीति है और एक बहुत सोची समझी, बहुत अच्छी इसको मैं पहल कहूंगा, क्योंकि इसके जरिए आप युवाओं से जुड़ सकते हैं और युवाओं से जुड़ करके फिर आप जैसा भी आपकी आगे की नीति बनती है, अगर कांग्रेस इसको ठीक तरीके से चलाती है, क्योंकि जैसा कि हमने सुना है कि ये सिर्फ कोटा में नहीं है, इलाहाबाद में, पटना में और दिल्ली में भी इस तरह की रैलीज की, इस तरह के इंटरेक्शंस की योजना है। तो ये बहुत अच्छी एक तरह की पहल मैं मानूंगा, और मैं मानूंगा कि राहुल गांधी इसको जिस तरह से उठा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये बात यहाँ पर आई कि उन्होंने कहा कि भाई ये ना कांग्रेस का प्रोग्राम है ना बीजेपी, यहाँ इस तरह की बात नहीं होगी। और अभी अपने जो क्लिप दिखाई उसमें भी उन्होंने कहा कि नहीं भाई गवर्नमेंट की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। तो ये जो एक कहना चाहिए एक लीडर की एक जो क्वालिटी होती है कि उन्होंने इस प्रोग्राम को पूरी तरह से अपॉलिटिकल बनाते हुए जनता से जोड़ा। हालांकि ये पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा है, इस बात को राहुल गांधी समझते हैं और राहुल गांधी इसको उठा रहे हैं, इसी वजह से ये इसकी राजनीतिक जो महत्ता है वो और बढ़ जाती है। लेकिन उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि इसको कोई ये ना कहे कि ये कांग्रेस अपने हक में मंच को ले जाना चाहती है। तो इसलिए उन्होंने मैंने इस प्रोग्राम को देखा तो मैंने देखा था उसमें एक हिस्से में जब राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगने लग गए थे तो उन्होंने संचालक को बुला करके मना किया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ये हम नारे मत लगवाइए। तो ये कम से कम एक दिखाता है उनकी, राहुल गांधी की मैच्योरिटी को दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि वो इस मनस्थिति में, किस मनस्थिति में तैयारी के साथ आए हैं कि उनको छात्रों के साथ, युवाओं के साथ जोड़ना है। हमने देखा है कि किस तरीके से छात्रों का जो आंदोलन है वो बढ़ करके सरकारें बदल देता है। तो इस कोटा के जरिए जो उन्होंने काम शुरू किया है, मुझे लगता है इससे कांग्रेस को अपनी जो प्रासंगिकता है युवाओं के बीच में उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी, युवाओं से जोड़ने में, जुड़ाव में मदद मिलेगी। उसके जो छात्र संगठन है या जो यूथ कांग्रेस है, NSUI है, इस तरह के संगठन है, अगर वो इस राहुल गांधी की पहल का फॉलो अप ठीक से करते हैं तो वो एक देशव्यापी हुक बन सकता है कांग्रेस के लिए, जिससे कि मतलब इसमें आप देखिए युवा वोटर हैं, जो यूथ हमारा वोटर है वो उसको कहीं ना कहीं, और ये चूंकि भाजपा इसमें वीक विकेट पर है, हमने देखा है कि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात होती रही लगातार, लेकिन बीजेपी ने उसको कॉग्निजेंस नहीं लिया और धर्मेंद्र प्रधान अभी भी अपनी सीट पर बने हुए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है, अगर आप इस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं तो ये जो है। और दूसरी बात ये भी एक समझिए संजीव कि ये जो एक ऐसा मसला है कि जो हिंदू मुसलमान वाला मामला नहीं है, ये कोई जाति वाला मामला नहीं है, तो ये जाति और धर्म की जो एक राजनीति है उससे ऊपर उठा हुआ मसला है। इसलिए इसमें चाहे बीजेपी का वोटर हो, चाहे कांग्रेस का वोटर हो, या किसी भी दल का वोटर हो, कम से कम उसका बच्चा अगर पढ़ रहा है तो वो उससे इस मुहिम से जुड़ सकता है। मैं अमिताभ सर, आपने भी वो देखा, हमने दोनों ही चीजों पे हमारी हम लोग लगातार निगाह नजर बनाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि फिर वो जो अरविंद केजरीवाल वाला जो एपिसोड था जिसको बहुत बुरा लगता है, उन्होंने चौथी पास राजा की कहानी सुनाई, तो कितना क्या क्या फिर लगा था। तो कहीं वही सब आप ऐसे मंचों पर देखिए, आप राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं कहां आप हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब 12 साल हो गए हैं सर। 12 साल में कई चीजों सीख लिया जाता है, सीखा जाता है, आपके साथ जाता है ना, कहते हैं ना खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती, तो वो नजाकत कहाँ चली जाती, यहाँ तो खूब सारी होती। अंतिम टिप्पणी आपकी। देखिए जोशी जी ने बहुत विस्तार से जो बात कही, और जहां उन्होंने अंतिम जो बात कही कि प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री हिज एक्सीलेंसी कहकर संबोधित कर रहे थे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है इस पूरी बातचीत का। क्योंकि देखिए वो जिस तरीके से ट्रंप को एड्रेस कर रहे थे, उससे ये कहीं नहीं लग रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ भी कॉम्बेटिव मूड में है या कहीं कंप्लेनिंग मूड में है। यानी जिसको होता है ना कि भाई आपके 3 नागरिक मार दिए गए और बेरहमी से मारे अमेरिका ने, और उसके लिए कोई शर्मिंदगी नहीं थी। यानी मार्को रूबियो का बयान अगर आप याद करें तो कोई शर्मिंदगी नहीं थी, कुछ नहीं था, बल्कि वो एक तरीके से हड़का रहे थे हिंदुस्तान को कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। तो जो है कल भी जो कहा ट्रंप ने, वो आप उसको क्या तारीफ थी, क्या वो क्या था वो? बिल्कुल नहीं, वो जिस तरीके से बात कर रहे थे कुल मिला, बिल्कुल वो जिस तरीके से बात कर रहे थे कुल मिलाकर के, जोशी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ट्रंप चूंकि मूल रूप से व्यापारी हैं, तो सौदागर हैं, तो सौदागर की तरह बात करते हैं कि हाँ भाई आपके आदमी अच्छे हैं। और जब तक हिंदुस्तान में, देखिए आप इस बात को ध्यान रखिए संजीव कि ये जो बातचीत हो रही थी ये मोदी और ट्रंप की बात हो रही थी, इंडिया अमेरिका की बात नहीं हो रही थी। इंडिया इंडो यूएस मतलब मामला नहीं था इसमें कहीं भारत वाली बात इसमें यह है कि सब जब तक मोदी है तब तक भारत बहुत अच्छा है ना, तब तक हम भारत के साथ करते रहेंगे, या जब तक ट्रंप है, जब तक मैं वहां हूं तब तक आपके लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खुले हैं, इस तरह की बातें हो रही थी। यानी कि मैं हूं और तुम हो, तो मैं और तुम वाला मामला चल रहा था। और वो एक किस्म से दोनों नेता ये साबित करना चाह रहे थे कि भाई हमारी पर्सनल केमिस्ट्री कितनी जोरदार है। मोदी साहब का तो ये स्टाइल रहा है कि वो पहले बराक ओबामा के साथ कहते थे कि साहब हम तो जो है रात में बात कर लेते हैं, मैं बराक करके उनसे बात करता हूँ, इस तरह की। तो वो एक जो और हमारा मीडिया कुछ ऐसा है, हिंदुस्तानी मीडिया, कि वो इसको बहुत एक बड़ी तारीफ के तौर पर देखता है, और मोदी साहब का एक पर्सनालिटी कल्ट डेवलप कर दिया गया है।
जबकि आप अगर देखें तो जिस तरीके से कल ट्रंप ने व्यंग में कहा था कि भाई आपके पत्रकार, आपके मीडिया के लोग बड़े अच्छे हैं, तो वो साफ साफ जो है आपकी चापलूसी वाली पत्रकारिता है उसकी तरफ इशारा कर रहा था कि भाई आपके लोग जो है, वो मुझसे पूछ रहा था, जो जिस पत्रकार ने सवाल पूछा था वो दूरदर्शन का पत्रकार था, जिसने कहा था कि साहब आप इतिहास बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो उसने कहा आई लाइक दिस मैन, तो कि आपके लोग जो है बहुत अच्छे, हमारे लोगों के मुकाबले बहुत अच्छे हैं। तो मतलब आप अगर खुशामद करते जाइए तो खुशामदी पत्रकारिता जो है उसके लिए एक तरीके से था। और हमारे यहाँ तो जो पत्रकारिता हो रही पिछले 12 साल में, इतने सरल सवालों के वो आदी नहीं है, वहां तो कितना इतने जटिल बिल्कुल इसीलिए उसको ताज्जुब भी हुआ, उसके लिए उसको ताज्जुब हुआ। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री वहां बगल में बैठे थे, लेकिन ना तो उन्होंने किसी प्रश्न का कोई उत्तर देने की चेष्टा की, ना प्रधानमंत्री से कोई प्रश्न पूछा गया। सारे पत्रकार वहां भारत के थे, सारा मीडिया वहां मौजूद था, लेकिन कहीं कोई मिस्टर मोदी से कोई सवाल नहीं हुआ, ना उसका कोई, क्योंकि वो सब पहले से तय रहा होगा कि भाई आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो तो ठीक बात है। लेकिन जिस तरीके का सवाल जवाब हुआ उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा मीडिया किस तरह से चीजों को देखता है। अभी हम राहुल गांधी की कोटा वाली जो एक इंटरेक्शन है उसकी बात कर रहे हैं, छात्रों की गूंज, उन्होंने उसका नाम दिया। आप बताइए छात्रों की गूंज क्या हमारे मीडिया के किसी कोने में नहीं सुनाई दी क्या? क्योंकि इस पर तो कोई हमने विस्तार से कार्यक्रम देखा नहीं कि भाई एक आदमी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, बहुत संवेदनशील विषय पर एक जाता है और वहां कहता है कि भाई ना कांग्रेस की बात है ना बीजेपी की बात है, इतनी बड़ी बात कहता है विपक्ष का नेता, और आप उसको पर्याप्त जगह भी नहीं देते मीडिया के अधिकांश संस्थानों में। मैंने कहीं एक आध जगह छोटी मोटी रिपोर्ट देखी, लेकिन कहीं जगह कोई विस्तार से बातचीत नहीं हुई, जबकि एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन था। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मीडिया की प्राथमिकताएं भी दिखाता है, हमारे मीडिया की सोच भी दिखाता है। और आप तो देख ही रहे हैं 12 सालों में हम कहाँ पहुंचे पत्रकारिता में, उसका मतलब दैनिक विलाप की स्थिति में अगर हम लोग रोज बात करें तो भी कम है जो स्थिति है जो हमारे मीडिया की। तो वो कुल मिला करके एक बहुत ही कहना चाहिए क्षोभ का वातावरण जो है निर्मित करता है, जिस तरीके का मीडिया हमारा है और जिस तरीके से हम जो है देख रहे हैं किस तरह से, मतलब आप देखिए कि बीजेपी जो है वो दलों को तोड़ रही है, बेशर्मी से सब कुछ हो रहा है और मीडिया में उसको एक विक्ट्री की तरह दिखाया जा रहा है कि साहब ये चाणक्य है, चाणक्य की नीति, मतलब वो सारे नियम कानून नैतिकता सब कुछ ताक पर रख करके निहायत बेशर्मी से रविंद्र जी कानून, रविंद्र जी की टिप्पणी, रविंद्र जी का नेट चला बिल्कुल आप करिए, आप मैं रविंद्र जी, तो मैं वही कह रहा हूँ कि कुल मिलाकर के ये जो जहां हम पहुंच गए हैं संजीव, और जिस पर मतलब देखिए ये जो चूंकि राहुल गांधी के रास्ते हम लोगों ने बात शुरू की थी, तो मैं यहीं पर अपनी बात को खत्म करता हूं कि जो राहुल गांधी काम कर रहे हैं, जाहिर बात है चूंकि उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में ज्यादा जगह नहीं मिलनी है, ये हम पहले से मान चुके हैं। जैसा मैंने कहा कि कोटा वाले कार्यक्रम को नहीं दिखाया मीडिया ने, तो अब ये जिम्मेदारी आपके जैसे हमारे जैसे लोगों पर है और हम इसको उठा रहे हैं, हमें उठाना भी पड़ेगा, हमें उठाना चाहिए कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा दिखाएं, उस पर ज्यादा से ज्यादा चर्चाएं करें, ताकि एक वातावरण का निर्माण हो कि कम से कम विपक्ष का एक नेता देश के हित में एक ऐसे मुद्दे को उठा रहा है। भाई सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था, यानी सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और सस्ती और अच्छी शिक्षा सुविधाएं हमारे देश के लोगों को मिले, ये बात तो बहुत पुराने से, बहुत समय से लोग ये मांग उठा रहे हैं, लेकिन ये बात कहीं आई नहीं। कांग्रेस की सरकारों के जमाने में भी ये बात उतनी उस तरह से निकल के नहीं आई, लेकिन अब ये वक्त है कि इसको फिर से जिंदा किया जाए इस मांग को, और इसको पुरजोर तरीके से उठाया जाए। जब राहुल गांधी इसको उठा रहे हैं तो इसको हमको उस तरह से लेना चाहिए। जी।